कारवां की पहली बैठक और धमाकेदार। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा, इतनी ताजगी और इतनी रवानी, इतना कुछ ये हमारे युवा कवियों में है। इन्होंने चार चांद लगा दिए। और धमाकेदार। मैं भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाता हूँ, तरह तरह के तरीके होते हैं बात करने के, हर सभा में और हर संस्था में। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा कि इतनी ताजगी और इतनी रवानी और इतना कुछ ये हमारे युवा कवियों में है। इन्होंने चार चांद लगा दिए। एक बात इसी से संबंधित मैं करना चाहूँगा। मैं टुकड़ों टुकड़ों में बात करूँगा क्योंकि अब वो बात रही नहीं कि मैं निरंतर से कुछ कह सकूँ उपन्यास के बारे में या कविता संग्रह के बारे में। तो मैं खुली बातें करूँगा। शम्स जी की बात को दोबारा मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम साहित्य के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ कोई साहित्यिक बात करने के लिए, साहित्यिक सुनने के लिए, साहित्य चर्चा के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो वही बात होनी चाहिए। साहित्य में बहुत सारी बातें आती हैं, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, ललित निबंध है और नाटक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, यात्रा विवरण है। तो ये गोष्ठियों में ज़्यादा होता है। ये रूप मुझे जो लगता है ये बदलता जा रहा है। गोष्ठियाँ इन छोटी छोटी जलसों में तब्दील होती जा रही हैं। इसमें चर्चा होनी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि कितने बातें की जाएं ऐसे माहौल में जहाँ हर आदमी अपनी तोक को लेकर के आता है, मनोरंजन के लिए आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अगर हम साहित्यकार हैं तो केवल अनुरंजन ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ सिखाना है, और मनोरंजन भी है तो वो एक क्लासिक ढंग से हमारे सामने होना चाहिए। इस बात पे मैं जोर देना चाहता था। वो शम्स जी ने कह दी कि अलग अलग गतिविधियां हों। अगर आप कविता के बारे में बात करना चाहते हैं तो अलग से उसका आयोजन होना चाहिए, और इसी तरह से अगर कहानी है तो एक दो कहानियाँ पढ़ी जाएं, उन पे चर्चा हो, विचार विमर्श हो, तो उसका फ़ायदा होता है। और जब गोष्ठी होगी तो उसमें यात्रा विवरण भी आप पढ़ सकते हैं, उपन्यास का एक अंश पढ़ सकते हैं, और उसके बाद चर्चा हो सकती है, समीक्षा। अब ये तेरा नाम इश्क की समीक्षा तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब मुझे लगता नहीं कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो आपको नहीं लगे, और मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मैं कनाडा गया था तो मैं दो किताबें अपने साथ ले गया था। एक ये तेरा नाम इश्क और एक विजय सौदाई की किताब छैला। ये दो किताबें मैंने वहाँ पर पढ़ी। वहाँ माहौल अंग्रेज़ी का था, लोगों से मिलना जुलना होता था, कुछ संस्थाएं भी थी वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा अंग्रेज़ी में लिखा था तेरा नाम इश्क पे। और विजय संभवतः यहाँ पर अभी बैठे हैं कि चले गए हैं, उनकी किताब भी मैंने पढ़ी थी। तो उसमें भी अब मैं समझता हूँ कि मैंने कोई नई बात मेरे पास कहने को है नहीं। इतना ही कहूँगा कि बहुत सुंदर पुस्तक, और जिस तरह से आपने कहानी का गठन किया है, बुनावट उसकी बहुत सुंदर। एक आध बात जो मैं करना चाहता था वो ये थी कि आपने कुछ युक्तियाँ इस्तेमाल की हैं इस कहानी को बुनने में। जैसे शांडिल जी ने कहा कि एक अदृश्य व्यक्ति
एक चरित्र के रूप में उभरता है इसमें। मैंने इसे फंतासी कहा है, फैंटसी कहा है। जो बात हम आमतौर पर नहीं कह पाते वो हम परोक्ष रूप से करवाते हैं उसे, वो किसी भी तरह का हो। यहाँ पर ये युक्ति आपने इस्तेमाल की जो कि एक नई बात है और कहानी को रोचक बनाती है, सारे उपन्यास को रोचक बनाती है। फिर आपने मूड बदलने के लिए और इश्क की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए फिल्मी गीतों के टुकड़े डाले बीच में, अंश भिन्न भिन्न जगहों पे, जहाँ कहानी चल रही होती है, एक उसमें पंक्ति में, एक लाइन में चल रही होती है, वहाँ शायद महसूस ये होता है कि अब मूड बदलना चाहिए। और जो मैं इश्क की बात करना चाहता हूँ उसमें इंटेंसिटी और आनी चाहिए। तो वो लौकिक जगत से उठाई हुई सिनेमाई गीतों की पंक्तियाँ, मुझे लगता है कि वो ठीक बात है और ये युक्ति भी आपने इस्तेमाल की है और शुरू से लेकर आखिर तक मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं आपने डायरी का भी यूज़ किया है। अंत में मुझे याद आता है कि वो डायरी से ही बात निकल के आती है। तो ये डायरी एक विधा है जो कि अलग से एक लिटरेचर का एक अंग है, जो अलग से भी लिया जा सकता है, लेकिन आपने इसमें इसका प्रयोग किया है अपनी कथा को बुनने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बात आपने की है। इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपके चरित्र जो पात्र जो हैं इस कहानी के, वो साहिल और नेहा, आशीष और आलिया, आशीष निशा और आलिया, ये एक त्रिकोण से भी बनती है। तो ये मुझे लगा था बीच में पढ़ते पढ़ते कि दो कहानियाँ समानांतर चलते चलते आखिर में मिल जाती हैं। नहीं तो कहते ना समानांतर रेखा जो है वो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन आपने मिला दिया, अंत में मिला लिया। किस तरह से आशीष ने अपने से तर्क किया, एक विमर्श पैदा किया उसने और अपने से तर्क किया उसने कि नहीं, नेहा तो साहिल की है, तो अब मुझे वहाँ से हट जाना चाहिए। वो एक, मैं समझता था कि शायद वो एक विलन के रूप में उभरेगा, लेकिन यहाँ पर विलनी वो है नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें विलन कोई नहीं है। हल्का सा यहाँ थोड़ा सा लगा था कि शायद हो, लेकिन उसने भी हथियार छोड़ दिए और अंत में स्पाट ये कहानी हमारे सामने आए। एक और बात मैं समझता हूँ कि साहिल और नेहा, या मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेजी कॉमेडी है या कॉमिक ट्रेजेडी है, इस ढंग से लिया जाए। आलिया और आशीष का मिलन सुखांत और इसका साहिल और नेहा का दुखांत, तो ये, और बाद में फिर दुखांत, बिल्कुल दुखांत। तो ये दोनों मिलकर के मैं समझता हूँ कि ट्रेजिक कॉमेडी एक जो असर आपने पैदा किया और हमारे मन में, पाठकों के मन में जो बात रह गई वो इसी तरह की मिली जुली बात रह गई कि ये क्या बात, ये अब मिलन हुआ था और एकदम ये ऐसा हो गया। वो शायद आपका एक उद्देश्य था उसके लिए। वो जो योजना आपने की, मैं समझता हूँ कि बड़ी सोची समझी योजना थी, क्योंकि आप एक बात लाना चाहते थे कि राष्ट्रीय प्रेम और मानवीय प्रेम, जिसके बारे में शांडिल्य जी ने पहले कह दिया, ये बात भी मेरे लिए नहीं रह गई। ये बात भी उन्हीं की है, उसी को मैं बात कह रहा हूँ। तो इस बात को बताने के लिए आपने ये लास्ट जो योजना की कहानी में, ये बड़ी सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा। एक और बात मैं कहूँगा कि ये मेलोड्रामेटिक भी सारे का सारा होता हुआ नज़र आ रहा था। अगर इसमें ये सारी बातें जो कश्मीर के बारे में, दिल्ली के बारे में है, कानपुर के बारे में है और टिसा के मुंबई के बारे में है,
और उसके साथ और जितनी बातें, जितने वहाँ की समस्याएं हैं और घटनाएं दुर्घटनाएं हैं, उनको सम्मिलित किया आपने। उससे ये बिल्कुल मेलोड्रामेटिक होते होते बच गई। अति नाटकीयता से आप बच पाए। नाटकीयता तो है ही है, और जैसे सिनेमाई गीतों में या कहानियों में केवल मेलोड्रामा होता है, बहुत सारी में, अगर वो न्यू वेव की फिल्म ना हो तो बाकी सब में इसी तरह की मेलोड्रामेटिक ये होता है। अगर ये होता तो शायद इसका असर थोड़ा कम हो जाता, इस कहानी का असर। लेकिन आपने ये योजनाएं संभवतः अपने मन में रखी थी आपने, और बड़े सोच विचार के साथ आपने इनका प्रयोग किया और अपनी कहानी को बड़े बचा करके अंत तक आप इस कहानी को ले गए, और एक अच्छा संदेश पाठकों को, अच्छा संदेश समाज को, अच्छा संदेश देश के लिए भी आपने प्रस्तुत किया। बहुत सारी बातें थी, तो ये मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी बहुत सारी बातें जो हैं वो आप लोगों ने पहले सुनी ली, मेरे लिए कोई ख़ास नई बात नहीं थी। कविता एक सांस में पढ़ी जाने वाली 2-4 पंक्तियाँ, तो एक ये एक कविता पढ़ूँगा। आसमां आसमां उसका है, आसमां उसका है, हवाएं तुम्हारी हैं, ये जहाज़ किसका है, समंदर पूछता है। एक बार फिर सुनिए, क्योंकि एक ही सांस में पढ़ी जाने वाली और ऐसे में ही समझने वाली। आसमां उसका है, हवाएं तुम्हारी हैं, ये जहाज़ किसका है, समंदर पूछता है। एक और इसी तरह छोटी। उसने कहा डरो मत, उसने कहा डरो मत, बोल दो सब सच सच। तुमने भी यही इसरार किया कि सच सब बोल दूं। मैंने शब्द से सच बोला, हथकड़ियां लग गई। अब थोड़ा सा बस एक और मैं पढ़ूंगा। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि दरिया का झील होना कैसा होता है। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि दरिया का झील होना कैसा होता है। मैं उस दरिया ही से पूछूंगा कि चलते चलते उसके घुटनों में दर्द कब हुआ, कब उसकी गति मंद हुई और कब वो स्थिर शांत झील हो गया। एक इसी तरह का। मैं उस अधिकारी से नहीं पूछूंगा कि वो अपने कार्यालय का प्रबंधन कैसे करता है। मैं उस अधिकारी से नहीं पूछूंगा कि वो अपने कार्यालय का प्रबंधन कैसे करता है। मैं उस लिपिक से पूछूंगा कि कब उसकी आंखों पर असमय ही मोटा चश्मा चढ़ गया और मेज पर झुके झुके ही कब उसका रक्तचाप बढ़ गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।